सो अब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आगे थे, ये आज का सेकंड स्लॉट है रिकॉर्डिंग का। डेप्रिसिएशन रिजर्व 6062 है ना। अब हम एक बार ये मान लेते हैं कि ये लाइबिलिटी है। वैसे तो लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस तरफ का आइटम है, एसेट साइड का नेगेटिव आइटम है। क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होता है, कहाँ से माइनस होता है, फिक्स एसेट्स में से, मशीन में से, जिसके ऊपर भी होता है वो, है ना। तो लेकिन अभी ये लाइबिलिटी सेट दिया है, तो अगर मैं अपने गोल्डन रूल को फॉलो करूं, मतलब मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस गोल्डन रूल फॉलो करने हैं। बताओ अभी लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कितने से, क्योंकि मुझे ना 60 यूज करना है ना 62 यूज करना है, डिफरेंस यूज करना है, कितना 2000, 2000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्लस होगा। मतलब ये पक्की बात है, पक्कम पक्की बात है, आपको इस पे डाउट नहीं करना कि 2000 प्लस होंगी। क्योंकि 90% बच्चों का होता है कि सर आंसर निकल जाए, नॉलेज की बात साइड पे कर देते हैं। तो 2000 आप प्लस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन क्यों प्लस हो रहा है, ये अब इस पे बात करते हैं। जब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनता है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, हमने इस साल इसमें 2000 का डेप्रिसिएशन और ऐड किया है, तभी बढ़ा है प्रोविजन। प्लस वन में आपका टॉपिक चलता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पार्ट टू, जो प्लस वन में अभी कल ही स्टार्ट हुआ है, मतलब फ्राइडे को स्टार्ट हुआ उनके साथ। तो उसमें हम क्या सिखाते हैं आपको, कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को सीधे सीधे माइनस नहीं करते मशीन में से, हम उसका अपना एक अकाउंट बनाते हैं। मैं प्लस वन में कैसे सिखाता हूँ आपको, कि मशीन का अपना घर है और डेप्रिसिएशन का अपना घर है। अब डेप्रिसिएशन अपने घर में रहेगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब हमने इस साल इसके अंदर 2000 रुपए का डेप्रिसिएशन और ऐड किया है। तो ये बताओ कैसे ऐड किया होगा, ये डेप्रिसिएशन आपने कहाँ शो किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 2000, जो किस पे लगा है, मशीन पे लगा है, पूरे साल का। 2000 है चलो, लेकिन पूरे साल का है डेप्रिसिएशन जो मशीन पे लगा होगा। कैलकुलेट कैसे होता है, आपको पता है, ओपनिंग मशीन पे पूरे साल का, फिर जो मशीन हमने इस साल खरीदी है 70,000 की, उसके ऊपर कुछ एक मंथ्स का। तो मान लो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके कितना आ गया, सिर्फ 2000। ये 2000 हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका है। पर ये कौन से आइटम है, कैश और नॉन कैश, नॉन कैश। या तो पीएल में है, बट हम फिर बोलेंगे गलती से चला गया, ये नॉन कैश आइटम है, निकाल लो वहां से, ऐड करो, होना ऐड ही है, बिना लॉजिक के भी ऐड होना है। तो जिनको तो नॉलेज नहीं चाहिए, किसी बस ऐड और लेस सिखा दो, खत्म बात, हमें 6 मार्क्स लेने इससे ऊपर नहीं। तो फिर तो ये बात है, एक क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का आपको आता है या 8 मार्क्स का आता है तो। लेकिन अगर नॉलेज की बात है तो ये है कि डेप्रिसिएशन क्यों बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने इस साल 2000 का डेप्रिसिएशन और दिखाया है, जो पीएल में चला गया होगा। और वहां से हटाने के लिए अब हम यहाँ पर, यहाँ आकर दिखा देते हैं, यहाँ दिखाएंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में से कौन सा आइटम है ये, नॉन कैश। ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है लेकिन नॉन कैश है, तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या ओनली डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो आप, ओनली डेप्रिसिएशन लिखो तब भी चलेगा 2000, क्योंकि प्रोविजन तो उसका नाम है ना अकाउंट का, उस अकाउंट में गया क्या है, क्या गया है, डेप्रिसिएशन। ये 2000 भी हमने ऐड कर दिए। आगे बढ़ते हैं, आज नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जिसका अब लेटेस्ट नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके आंसर को बोलते हैं सरप्लस। इसलिए नई बैलेंस शीट में आपको पीएल अकाउंट के नाम की जगह पे क्या नाम मिलेगा, सरप्लस। चलिए सरप्लस है ये हमारा, मतलब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस है। तो बताओ अभी इस साल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप दिख रहे हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट 45 था, इस साल बढ़कर हो गया। अगेन बोलूंगा ना हमें 45 यूज करने हैं ना ही 72, क्या यूज करने हैं, डिफरेंस, चेंज, यस। तो 45 और 72 डिफरेंस 27। हाँ जी, लायबिलिटी साइड और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं हुआ, लायबिलिटी साइड बेटा ये प्रॉफिट का, प्रॉफिट बैलेंस यही तो डेबिट बैलेंस नहीं होता लायबिलिटी साइड। बेटा, लायबिलिटीज का नीचे क्रेडिट होता है।
एसेट्स का डेबिट होता है। तो अगर ये लायबिलिटी साइड है तो फिर ये हमारा क्रेडिट नेचर है, प्रॉफिट है। आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। अगर ये यहाँ होता तो वो बहुत बात ही जो आप बोल रहे हो होगा, आगे जाके ऐसा भी मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको यहाँ मिलेगा। फिर आप बोल सकते हो ये तो लॉस है, ये तो मैंने पहचान लिया लॉस है क्योंकि ये डेबिट नेचर है। ठीक है, आप साइड देख रहे हो, लेफ्ट साइड इज नॉट डेबिट साइड, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड, क्रेडिट नेचर है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट नेचर है इसलिए ये प्रॉफिट है। तो 45 और 72 का जो डिफरेंस है 27, ये हमारा इस साल का क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट की तो हम वेट कर ही रहे थे, कितना प्रॉफिट आ गया। हाँ, लेकिन लेकिन किंतु परंतु मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, ये सिर्फ नेट प्रॉफिट है, इसको मत देखो, ये कुछ और है जो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। ये आपको ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन से मिलना शुरू हो जाएगा वर्कशीट में। अभी फिलहाल ये नेट प्रॉफिट है। कौन सा नेट प्रॉफिट है, जो लास्ट वाला होता है, फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। लेकिन हमें यहाँ कोई और प्रॉफिट चाहिए, हमें फाइनल वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर चेक करो क्या क्वेश्चन में टैक्स का पॉइंट है, बस फिर कोई बात ही नहीं। जब टैक्स ही नहीं है फिर प्रॉफिट प्रॉफिट ही है। जब आपको टैक्स देना नहीं गवर्नमेंट को, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या। और जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है आपके पास, मैं ओनली बोलता हूँ, तो आप उस टैक्स वाले प्रॉफिट को जो टैक्स देने के बाद आता है उसे क्या करते हो, आप डिविडेंड देते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या है यहाँ डिविडेंड का पॉइंट, आप इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देते हो, डिविडेंड, है यहाँ पे पॉइंट। आप उस प्रॉफिट में से क्या बनाते हो, रिजर्व, क्या है यहाँ पे पॉइंट, नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है। बट आपको मैंने हिंट दी है तो कि कुछ एक 1 आवर के बाद वो पॉइंट आएगा कि नहीं भाई ये नेट प्रॉफिट ये वाला नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कौन सा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना टैक्स का कैलकुलेशन है ना डिविडेंड का कैलकुलेशन है, इसलिए हम जो प्रॉफिट सामने आ रहा है वही ले रहे हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से आपके माइंड में एक मेजर आइडिया क्रिएट करना है। ये छोटी छोटी बातें करने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, करते रहेंगे। तो मेन लेके चलिए कि जो डिफरेंस है वो हमारा इस साल का प्रॉफिट है। अच्छा, अगर ये डिफरेंस कम हो रहा होता, और बोलते सर 72 नहीं 22 है यहाँ, तो अगर 22 होता तो क्या होता, लॉस होता, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहे। पतंजलि ने एक साल में क्या किया ऐसा कि प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। पहले तो प्रॉफिट अच्छा वाला प्रॉफिट था, लेकिन ईयर के एंड तक आते आते क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक साल में कई बार कुछ ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट से लॉस की पोजीशन में आ जाते हो। इसलिए ड्यूरिंग द ईयर या तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे समझ आ गया कि प्रॉफिट हुआ है 27,000 का हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया 27,000, ठीक है। बट एक्चुअली कुछ और होगा ये, इस क्वेश्चन में तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक्चुअली क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब हम टैक्स ऐड बैक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बिफोर टैक्स। और भी चीजें होंगी वहां पर जिसका एक अलग से नोट बनेगा। यहाँ पे एक वर्ड आया करेगा आगे आके, नोट 1। क्या आएगा, नोट 1। तो नोट 1 यहाँ बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 से बनना शुरू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या दिया है, डिवेंचर्स। हाँ जी, डिवेंचर बढ़ रहे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। जब लायबिलिटी कम होगी तो पैसा दे रहे हैं, अब कम होगा। अब इतना पता है कम होगा, पैसा गया है, आया है नहीं है, ठीक है ना। कितना कम हुआ है, 6,000। बताओ अभी डिवेंचर्स को पे करना कौन सी एक्टिविटी है, और उसको क्या लिखते हैं, रिडेम्पशन। उसे लिखते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना अमाउंट, 6,000। और ये पैसा गया है तो माइनस में है, आया होता तो प्लस होता। जब आया होता तो हम बोलते हैं इशू डिवेंचर्स। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर बढ़ रहे कम हो रहे हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। मेरा गोल्डन रूल कहता है दिमाग नहीं चलाना चाहता। गोल्डन रूल है लायबिलिटी जब भी कम होगी माइनस होगा, माइनस कम होगा, कैश में माइनस होगा। तो ठीक है, उसका नाम क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो मैं इसको जानता हूँ, ये हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे डिक्रीज इन
क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब पैसा जाएगा, कितना कम हो रहे हैं, 3000। और ऐसा अगर 4-5 क्वेश्चन देख भी लोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, सिर्फ देख भी लोगे, तो भी ये समझ आ जाएगा कि क्रेडिटर डेटर्स कहाँ लिखने हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। शेयर डिवेंचर कहाँ लिखने हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मशीन कहाँ लिखनी है, इन्वेस्टिंग। खत्म हो गया। बिना प्रैक्टिस के भी आपको चैप्टर आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो सब कुछ है ना। क्लियर है? उसके बाद कुछ रह गया नहीं जी, तो बस आंसर निकाला रह गया, निकाल लेते हैं। आंसर आ गया होगा 7000 हाँ जी बोलो। 27 + 1 + 2 30। मैंने कहा था 2 लाइन से चाहिए हमें, वैसे फिर भी 3-4 लाइन छोड़ दो, खाली रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लाइन कम रहेगी तो दिक्कत है। तो 30,000 क्या आ गया हमारा बिजनेस का, सब लोग बोलो भी क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। और उसके बाद अगर हम देखो, अगर 13 और 20 33 प्लस करें और 3 माइनस करें तो 30 प्लस करें, अगर 30 प्लस करें तो 60 आ गया। समझ आ रहे हो ना? 13 प्लस होने हैं, 20 प्लस होना है और 3000 माइनस होना है, और 30 ऊपर प्लस के तो है ही है। तो 3 प्लस वाले हैं, 1 माइनस वाले। प्लस माइनस का साइन नहीं लिखने का, सिर्फ ब्रैकेट यूज करनी है माइनस के लिए। इस 60,000 क्या बोलेंगे, नेट। वैसे यहाँ पे टैक्स का पॉइंट भी आता है, टैक्स है ही नहीं यहाँ, और टैक्स से पहले एक आंसर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर क्योंकि जहां टैक्स ही नहीं है तो हमें उस सब हेडिंग को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अपने आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम, अगर नेगेटिव होता क्या लिखते, यूज्ड इन। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक आंसर आ चुका है जो मैच हो चुका होगा हमारा आंसर के साथ। नेक्स्ट आंसर चलते हैं, या तो ओके हो गया सबका। हाँ जी, नेक्स्ट में तो एक ही आइटम है, ध्यान से अब आप देखो बेटा स्क्रीन पे, अब स्क्रीन पे देखने वाली चीज है। 70,000 के सामने लिखना, अगली लाइन में लिखना है 70,000 नेगेटिव, क्योंकि मैं इसको डिफाइन करूंगा कि ये क्या है। ये 70,000 नेगेटिव क्या है, कैश जा रहा है क्या आ रहा है, जा रहा है। अब क्योंकि एक ही आइटम है, वन एंड ओनली यही है, इट मीन पूरे साल में आपने क्या इन्वेस्टमेंट की है, मशीन खरीद के रख दी बस एक, बस वही इन्वेस्टमेंट थी आपकी। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड नेट नेट कैश used in investing activities। ओके, थर्ड आंसर। लेकिन नेक्स्ट टाइम में लिखना है 20 - 6 कितना, 14 नेगेटिव में या पॉजिटिव में, पॉजिटिव सॉरी, पॉजिटिव। 20 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे नेट, बेटा पॉजिटिव है ये, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 आंसर हमारे रेडी है। और क्योंकि मैजिक करना में आता है तो मैंने पहले बता दिया था आपको, आंसर 4,000 आएगा। 4,000 आ गया, ये 4,000 हमने क्वेश्चन के पहले लिख दिया था, 4,000 ही आया। अब इसको भी टफ बोले तो फिर देखो, वही पूरी इंडिया में अगर सब लोग बोल रहे हैं कि टफ है या बहुत मुश्किल है, तो कैसे हो सकता है। 11,000 प्लस करो आंसर आगे, वो तो ऑलरेडी करिए क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ओवर, यही है। अब आप 10 क्वेश्चन करो, 20 करो, 50 करो, क्वेश्चन भी आप तो बस, ठीक है। लेकिन ये अभी हमने किया है विदाउट एडजस्टमेंट। जो हमारा हाईलाइट वाला पॉइंट होगा एडजस्टमेंट्स, अभी एडजस्टमेंट्स भी आएंगे। अभी ये सिर्फ क्या दिया हमें, बैलेंस शीट,
क्या बैलेंस शीट बाहर लिखा है एडजस्टमेंट? नहीं, अभी आएंगे एडजस्टमेंट। होले होले चैप्टर ओवर होगा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ओके सबका ये ओके यहाँ पर? कोई डाउट है किसी को? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ अभी देखकर क्या नया पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ पर जो तुम नहीं कर पाओगे? देख तो लो, कुछ भी नहीं। मशीनरी है, एट कॉस्ट है। अब ग्रोस का नाम चेंज कर दिया तो कोई बात नहीं, हम इससे थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो डिक्शनरी होती है ना अकाउंट्स के अंदर। तो ग्रोस भी कॉस्ट होता है। ग्रोस का मीनिंग है ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें मशीन खरीदी थी, उसके ऊपर आज तक का जो डेप्रिसिएशन है वो अलग पड़ा है। किस नाम से? हाँ, अब जाके इसने सही नाम यूज किया, प्रोविजन। पहले हमें कंफ्यूज कर रहा था डेप्रिसिएशन रिजर्व, हम समझते हैं वो रिजर्व नहीं है, वो एक प्रोविजन है। रिजर्व होता तो उसका नाम जनरल रिजर्व होता, भाई वो तो अपने पैसे होते हैं ना। रिजर्व अपना होता है, प्रोविजन अपनी नहीं होती। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन ही होती है। अगर कोई रिजर्व लिख भी दे तो प्रोविजन ही समझना है। शेयर कैपिटल वही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वही है, प्रॉफिट एंड लॉस वही है, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, बैंक। अब देखो, हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था इसका नाम? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अभी क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है अभी कम ही हो रहा है। अब कम हो रहा है तो डिफरेंस कितना है? 1000। और अगर एसिड कम हो रही है तो क्या होगा? प्लस कैश पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोलने के लिए, बट एक्चुअली कुछ हो रहा है। एक्चुअली कि ये 1000 हमने एक राइट ऑफ किया है, हमने 1000 पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया है, जिससे हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट कम हो गया। जो गलती से हो गया बस उसको प्लस करो, वो सही है। ठीक है, प्लस होना है बस, मेन है। एक तो प्लस होना है और दूसरा कहां दिखाना है मैंने इसे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बट जो क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएगा उसमें ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम गुडविल रख देते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक वही है, डेटर्स वही है, ये वही है। तो प्योरली लिख दें होमवर्क, या वो क्या है? होमवर्क है। ठीक है, आपको जाते हुए ये इशू कर देंगे कितना आपका होमवर्क होगा। वैसे पीडीएफ फॉर्म है ही आपके पास, मोबाइल या लैपटॉप पे ओपन कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ बोलोगे क्या डाउट? जैसे कि न्यू बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे शो ही नहीं होते, तो फिर हमें हमने यूज करना है, तो हमें पता कैसे लगता है कि ये ऐड हुए हैं नहीं, मतलब राइट ऑफ हुए हैं स्टेटमेंट ऑफ। हाँ बताता हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब सामने से नजर नहीं आएंगे तो नीचे लिखे होंगे, नीचे एडजस्टमेंट लिखा होगा, इस साल हमने इतने के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं, तो नीचे इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन तो होगी ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि नई बैलेंस शीट में नहीं है, ताकि हम आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं चीज, तो हमें पता चाहिए नई बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नीचे हो सकती है। नीचे बता देगा, या फिर वो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम कम कर देगा, फिर नीचे बताएगा एसपीआर कम क्यों हो रहा है। तो समझ जाएंगे कि एसपीआर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसमें से हमने क्या किया है? डिस्काउंट राइट ऑफ किया है। तो ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो दी होगी, तो काम तो हो ही रहा ना इस साल भी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इस साल भी है, राइट ऑफ भी हो रहे हैं, बस बैलेंस शीट में लिखना अलाउड नहीं है क्योंकि उन्हें हम राइट ऑफ कर चुके होते हैं। अगर एसपीआर में से हो जाए तो फिर उसका कोई इफेक्ट होएगा? नहीं, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में गए ही नहीं। हमारी दुश्मनी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है ना, कि वहां क्यों भेजा, क्योंकि मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां से निकाल रहा हूँ। अभी बहुत आगे की बातें मैं पूछूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी कुछ देखेगा समझ नहीं आएगा उसको, उससे तो यहाँ बैठे सबको समझ में आए बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन से एक नया चीज शुरू हो जाएगा, वो है हमारा नोट नंबर 1। हम हर बार पहले वर्क की नोट में एक नोट बनाया करेंगे, जिसमें हम उस आंसर को निकाल लेंगे जिसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसके लिए थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप बाद में करना आज की क्लास के बाद। ज्वाइन करेगा ग्रोस ब्लॉक। ग्रोस ब्लॉक का मीनिंग है बेटा फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप को बोलते हैं। ग्रोस ब्लॉक इज द अदर नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक बार फाइनल एग्जाम में आया था इस नाम से, जब कभी ये वाला फॉर्मेट होता था। अच्छा, अब नया फॉर्मेट है, उसमें भी वो
जब वर्ड बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो हमारा क्या है, ब्लॉक है। सारी एसेट्स को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया। जैसे होता है ना सोसाइटी में ब्लॉक होता है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, है ना, सोसाइटीज होती हैं, वो होता है ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए में सारे जितने भी फ्लैट्स होते हैं उन सब फ्लैट्स को मिला के क्या बोलते हैं, ब्लॉक ए। तो यहाँ जितनी भी हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं सबका क्या हो गया, ब्लॉक ए। तो मतलब आप फिक्स एसेट्स को ही लेके चलोगे, ये फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स अगर कम हो रही है या बढ़ रही है उस पर बात होनी है, ठीक है। अच्छा, इस पे थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं, फिक्स एसेट के लिए रूल क्या है। वापिस चलते हैं यहाँ पर, जो भी कुछ हम करेंगे यहाँ पे स्लाइड्स बनती जाएंगी। देखो मैं यहीं पे सेव रखता हूँ मैटर को, कभी भी कोई पे चाहिए हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं बाद में। तो अभी तक कल का क्लास हुआ था, ये स्लाइड नंबर 1 होगी हमारी, और आज स्लाइड नंबर 2 बन गई है। सबको सेव रहेगा, है ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट बोर्ड पे रब कर दिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड करते हैं गोल्डन रूल्स के अंदर। ये सब नोट कर लिया था आपने, या ब्रेक में एक बार याद कराना, मैं शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप में स्क्रीनशॉट। फिक्स एसेट के लिए रूल क्या रहेगा, लिखो फिर, रूल अबाउट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की लाइफ में मैंने आपको ऐसा +1 में सिखाया था, फिक्स एसेट्स की लाइफ में दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, या तो बढ़ सकती हैं फिक्स एसेट्स या फिर कम हो सकती हैं। अगर बढ़ती हैं तो उसका एक ही रीजन है, कैसे बढ़ेंगी, मैजिक तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर फिक्स एसेट बढ़ रही हैं, पहले मेरे पास एक कार थी, मैंने एक कार और परचेज कर ली, तभी तभी तो दो कारें होंगी ना। समझो कि एक कार की सर्विस कराई तो दो कार्स होगी मेरे पास, एक कार और परचेज की, दैट इज कॉल्ड परचेज। फिक्स एसेट के बढ़ने का कोई और रीजन हो ही नहीं सकता, इतने ईयर्स में मुझे तो मिला नहीं। फिक्स एसेट्स परचेज ही करते हैं हम, तभी बढ़ती हैं। लेकिन डिक्रीज होने के दो रीजन हैं, बताओ अभी दो रीजन कौन से हैं। अगर हमारी फिक्स एसेट कम हो रही हैं तो हम यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन पहले बोलते हैं, वो तो होते हैं ना हमेशा। ये बताओ हर साल डेप्रिसिएशन लगते हैं या सेल करते हैं। जैसे मान लो हमारे क्लासरूम में एसी लगा है, तो ये लगा ही हुआ है पता नहीं कितने सालों से, अब इस पे हर साल क्या लग रहा है, हम बेच तो नहीं रहे। अगर बेचते आपको दिखता है कि हमने एसी बेच दिया, तो एसी तो नहीं बेच रहे, तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। अगले साल भी ये एसी यही लगा रहेगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं बताया हो कि फिक्स एसेट्स के कम होने का रीजन क्या है, तो पहला रीजन हमेशा क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन, जो हमेशा होता ही है। और दूसरा रीजन क्या मानेंगे, सेल। एक तो ये बात है। दूसरा एक और तरीका है इसको देखने का, अगर कंसिडरेबल डिक्रीज है, कंसिडरेबल मींस 10% कम हो रहा है या 15% कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, अगर 50-60% कम हो गया तो डेप्रिसिएशन हो सकता। मान लो एक एसेट 1 लाख की हो बेटा, और अगले साल 40,000 की रहेगी, तो आप ये थोड़ी बोलोगे 60,000 डेप्रिसिएशन लग गया, इतना डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता कभी। तो फिर क्या मानते हैं हम, सेल मानते हैं। तो ये भी एक तरीका है सोचने का, बट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को वहां क्लियर कर देता है कि वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं या सेल की बात कर रहे हैं। जब बिल्कुल क्वेश्चन ब्लैंक होता है तो फिर ऐसे बोलता है 1,90,000, 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस कितने 90, और आपको पता है ना तो हमें 1 लाख को यूज करना है ना हमें 90 को, हमें तो ये बताना है कि 10,000 से फिक्स एसेट बढ़ी है कि कम हुई है, बोलो। अब बोलो ना, क्या मानोगे इसको, कोई प्रॉब्लम आई आपको मानने में, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब 10,000 से फिक्स एसेट कम होंगी तो आप ऑब्वियसली मानोगे कि डेप्रिसिएशन लग रहा है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन बता रखा हो कि डेप्रिसिएशन 10,000 लग रहा है लेकिन फिक्स एसेट कम हो रही है 60,000 से, फिर तो तुम समझ गए ना। क्या अभी बोलोगे सर क्वेश्चन साइलेंट है, अब कहाँ साइलेंट है, अब तो उसने बता दिया कि भाई डेप्रिसिएशन 10,000 है, बाकी जो कम हो रही है ना 50,000 की, वो क्या हो रही है, सेल। क्योंकि डिफरेंस 10,000 नहीं है, डिफरेंस कितने है 60,000। ये बात को समझे कि जब मेरी फिक्स एसेट 60,000 से कम होंगी
तो ये बताया होगा कि 10,000 उसके ऊपर क्या लगा है, डेप्रिसिएशन, बाकी क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या मानोगे, सेम, क्योंकि तीन चीजें है ही नहीं ना, दो ही है बस। पहला रीजन है डेप्रिसिएशन, आर्यन ध्यान है यहाँ, यही रीजन है, बीच में कहीं चले जाते हो। जहां जहां जितनी बार भी गए हो मैंने नोट किया हुआ है, वही रीजन है, आप वो कंसेप्ट को भूल जाते हो। ठीक है, तो सर देखिए, यही यही देखो, यही मुश्किल काम है कि यहाँ बैठना 1.5 घंटा 2 घंटे 4 घंटे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैं अगर आपको 6 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा तो मुझे सब चीज़ों से हटके ही आना पड़ेगा क्लास में, और यहाँ पूरा ध्यान लेक्चर की तरफ। और जहाँ जहाँ मेरे से गलती हो रही है तो समझना मैं भी कुछ और सोच रहा हूँ दिमाग में, मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है, कोई ना कोई काम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, किसी को फोन करना है, मैसेज करना है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे माइंड डाइवर्ट होगा, क्योंकि माइंड वहां चला जाता है और मैं यहाँ कुछ भी लिख दूंगा। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन अगर आपके साथ बार बार हो रहा है तो वर्क ऑन दिस। 2 घंटे में एक बार हो रहा है तो 2 मिनट के लिए डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपने आप को आंसर क्या, उसका सोल्यूशन क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपने सोचना है, तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं। अगर आप एक क्रिकेट मैच भी देख लोगे, एक भी देख लो लाइफ में, तो भी समझ आओगे कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जैसे जैसे बॉल जाती है हमारा ध्यान बॉल की तरफ ही रहता है, जब तक कैच आउट ना हो जाए, जब तक वो 4 ना हो जाए, तब तक 6 ना हो जाए, हम बीच में कहीं और जाते ही नहीं। इसलिए वहां कॉन्सेंट्रेशन पुअर होने का रीजन ही नहीं है। जिन स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टडी में पुअर है, क्रिकेट में तो पूरा है, मोबाइल गेम से पूरा है, तो वहां हम रूल्स को फॉलो करते हैं, स्टडी में नहीं करते। तो यहाँ बैठे स्टूडेंट्स कुछ कहीं और चले जाते हैं। तो मैंने क्या बोला अब आपके माइंड में है ही नहीं कहीं, यूज कैसे करोगे उसको, जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो आगे के रिकॉर्ड यूज कैसे करोगे। तो मैंने क्या बोला अभी, पहला रीजन क्या है, ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, अगर मैं एक बता दूं डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या होगा, अगर मैं कोई भी ना बताऊं तो फिर नॉर्मली डेप्रिसिएशन मानना, सेल मत मानना। ठीक है, जैसे भी आपके सामने है। हाँ जी बताओ अभी, अब यहाँ पर 270 से 250 हो रहा है, तो सेल है कि डेप्रिसिएशन, सोच समझ के बोलना, इतना इजी नहीं है ये, एक दिन में बोलना ये से। हाँ जी, अमाउंट पे डिपेंड नहीं रखेंगे। नहीं, ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड तब होगा जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, अभी साइलेंट नहीं है। अभी तुम देखो ध्यान से ना सामने। हाँ जी, सेल सेल होगा इसको सेल माने, रिदम ने सेल बोला है और किसने बोला है, आपने। चलो काव्य आंसर देंगे, क्यों सेल है बेटा ये, सर। उधर सर एक तो डेप्रिसिएशन रिजर्व का उन्होंने बताया हुआ डेप्रिसिएशन रिजर्व। तो बोल दो ना फटाफट कि सर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया हुआ है, हाँ जी, तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं इसी की बात कर रहा था। जब आपको ये बताया होगा कि डेप्रिसिएशन कितना है, देखो बता रहा हूं मैं, बताऊं कितना डेप्रिसिएशन है, 40 और 62 का डिफरेंस कितना है, 22। इट मींस इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 22। तो एक तो ये हो गया, डेप्रिसिएशन मुझे बता दिया गया। जब डेप्रिसिएशन बता दिया तो फिर यहां जो डिक्रीज आ रहा है, कितने से डिक्रीज आ रहा है, इट मींस ये क्या हो रही है, सर एक रीजन ये भी तो है कि ग्रॉस वैल्यूज पे दे रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कैसे, कोई बात नहीं बेटा, सेल है 270 की पहले थी, अब रहेगी 250 की, तो 20,000 की एसेट हमने निकाल के बेच दी। कितने में बेची बताया नहीं, तो मान लो सेम वैल्यू पे बेची होगी। 20 की एसेट कितने में बेची, 20 में। और ये डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन चेंज करता हूँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमने बनाया है, लो चेंज कर दिया। बस अब आप बैलेंस शीट को दोबारा देखो, नए नए आउटलुक से। अब बताओ, ग्रोस ब्लॉक मतलब, ग्रोस ब्लॉक बोले तो क्या, फिक्स एसेट कम हो रही है कि बढ़ रही है, क्या मानोगे इसको, बस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यूज बस सर क्रॉस ब्लॉक का मतलब तो भूल जाओ, चलो भूल जाओ, भूल जाओ, उसका मतलब तो मतलब फिक्स एसेट है ये। फिक्स एसेट्स का। अगर मैं डेप्रिसिएशन हटाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोस तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, नेट आएगा। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि फिक्स एसेट्स हैं, और किस पे है, नेट पे। आप लोग को ज्यादा सिखाना भी गलत है। तो चलिए अब यहाँ हो गया फिक्स एसेट और नेट, राइट।
अब तो ठीक है। अब बताओ, अब जो डिफरेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। क्योंकि अब हमारी फिक्स एसेट कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो क्या है? सेल के डेप्रिसिएशन। अब मैंने क्या बोला था? आप क्या सोच रहे हो? सेल। सेल क्यों बेटा? डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आपका पहली ऑप्शन हमेशा क्या रहेगी? आप बोलो सर डेप्रिसिएशन लगा नहीं लेकिन सेल होगी। डेप्रिसिएशन तो लगा ही होगा ना, पहली बात तो। सेल हो चाहे ना हो। इसलिए जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी फिक्स एसेट्स कम हो रही है। कम हो रही है तो अगर कम हो रही है तो क्या लगा उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि हमें कहीं दिया नहीं हुआ। पर ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा है बेटा? ये देखो, जब नई बैलेंस शीट में जाओगे वहां सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज होनी है बस। वहां क्या होना है? फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट बन जाएगी और उसमें से क्या माइनस हो जाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बताओ, अब फिर मैं वापस आ गया वहीं। डेप्रिसिएशन अलग दी है और फिक्स एसेट अलग दी है। तो डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन अलग दी है, वो 22,000 है। इसका मतलब यहाँ फिक्स एसेट क्या हो रही है? सेल हो रही है, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन बताया हुआ है। तो आपका सिंपल सा फंडा ये है कि सर अगर डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे बताया होगा तो मेरा दूसरा आंसर हमेशा क्या मिलेगा? सेल। और डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बताया तो मेरा पहला आंसर ही डेप्रिसिएशन है। दूसरे पे क्यों जा रहे हो? बड़ा सिंपल है ना ये तो। पहला आंसर डेप्रिसिएशन है, दूसरा सेल है। मैं कोई नहीं बता रहा तो पहला आंसर क्या है? मैं पहला बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल है। क्योंकि एसेट के कम होने के दो ही रीजन है, एक डेप्रिसिएशन और एक सेल। अब पूछो राजू। अगर डेप्रिसिएशन ना गिवन हो, खाली ग्रॉस ब्लॉक लिखा हो, तब तो सेल की बात पॉसिबल नहीं बेटा, वो तो प्रेजेंटेशन की बात है ना। जब वो लिखेगा ग्रोस लॉस, ग्रोस ब्लॉक लिखेगा तो फिर पूरा डेप्रिसिएशन कहाँ गया फिर जो लगे आज तक? तो दिखाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। डोंट वरी, इस पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर आएगा, वो हम 1 घंटे में वही चीज करेंगे। सिर्फ हम दो तरह से आपको दिखाएंगे कि अगर अकेली फिक्स एसेट दी है तो वो हमेशा नेट पे होंगी, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या हो चुका? माइनस। और अगर मैं फिक्स एसेट किस पे दे रहा हूँ? ग्रोस पे। फिर ये पॉसिबल नहीं कि मैं डेप्रिसिएशन ना दूं, ये तो फिर गलत हो जाएगा, रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो मैं आपको बोलता हूँ, मैंने ये एसी 60,000 का खरीदा था, क्या 60,000 का है? नो। फिर वो कहाँ गया? डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं बैलेंस शीट में, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये एसी मैंने, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 2016 में जून वेकेशन में परचेज किया था हमने। तो ये मुझे याद है कि जून 2016 में परचेज किया था। 58,800 समथिंग का था ये एसी जो लगा हुआ है। आज भी उतने का ही है, 7 साल हो गए। तो अगर मैं बैलेंस शीट में ये दिखा रहा हूँ तो मुझे इसका क्या दिखाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर आज तक 20,000 समथिंग क्या लग चुका है? डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन के नाम से 20,800। अब एसी कितने का रह गया? समथिंग का, माइनस कर दो। 58 माइनस 20 कितना रह गया? बस ये मेरे 38 का है। अब अगर आज बेचूंगा तो मैंने डाल दिया OLX पे 38,000, पर परचेजर बोलता सर 20,000, 18,000 का लॉस हो जाएगा। अब 38 का बिकेगा नहीं, मेरे लिए 38 का है तो यूज कर लेता हूँ, मैं नहीं बेच रहा। पर अगर मुझे बेचना पड़े तो 38 का नहीं बिकेगा ये, क्योंकि मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। डेप्रिसिएशन तो हम थोड़ा लगाते हैं ना, थोड़ा 10% 15%, मार्केट वैल्यू बहुत कम रहती है। जो बंदा यहाँ आएगा पुराना एसी खरीदने वो तो 10-15 जाके खरीदेगा, बाकी मेरा क्या जाएगा? सिर्फ लॉस। इसलिए अगर आप राजवीर का क्वेश्चन है कि सर अगर 58,800 दिए हों, किस पे दिए हों? ग्रोस ब्लॉक पे दिए हों, फिर पक्की बात है डेप्रिसिएशन होगा। मुझे एक भी क्वेश्चन दिखा देना किसी बुक में से ऐसा कि जिसमें ना हो, हमेशा होगा। अगर ग्रोस ब्लॉक है तो डेप्रिसिएशन भी होगा। हाँ, दिखाने के दो तरीके हैं, या तो वो डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी से दिखा सकते हैं, या फिर चलो ये भी हो सकता है लायबिलिटी से ना दिखाएं, जो तुम +1 से पढ़ते आ रहे हो, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां से माइनस हो सकती है, मीनिंग तो एक ही है ना, ऐसा तो वही रहेगी 38,000 की। मींस दो अकाउंट नजर आएंगे आपको हमेशा, एक फिक्स एसेट का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मेरा एसी 38,000 का है, बताओ ये ग्रोस है कि नेट है? अगर मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा बस आपको, ये वाली नहीं दिखा रहा आपको, नेट।
दोबारा पूछता हूँ, अब मैं से बोल रहा हूँ मेरी फिक्स एसेट 38 की, तो नेट है कि ग्रोस? क्योंकि मैंने डेफिनेशन दिखाया नहीं आपको, मैंने डेफिनेशन गायब ही कर दिया, तो ये किस पे है? नेट। तो खैर अब हमने यहाँ पे दो बातें की हैं, एक बार भी देख लीजिए, ग्रोस है या नेट है, ये नॉलेज की बात की हमने। लिखा है ग्रोस तो ग्रोस ही है, अगर ग्रोस नहीं लिखा लेकिन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो किस पे है? ग्रोस पे। क्योंकि डेप्रिसिएशन भी अगर साथ में आ रहा है तो इसका मतलब वो दो बातें बोल रहा है, मैंने एसी खरीदा था 60,000 का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 20,000, मैं दो बातें बता रहा हूँ। और जब मैं डेप्रिसिएशन यहां से हटा दूंगा, बोलूंगा बस मेरा एसी 40,000 का है, तो वो क्या है? नेट। तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक मिलेगा, मतलब फिक्स एसेट मिलेंगी जो क्या मानी जाएंगी, किस पे है वो? नेट पे। अब बताओ भी, मेरे पास फिक्स एसेट 270 की थी, अब रहेगी 250 की, डेप्रिसिएशन के बाद मैं कहीं नहीं बोल रहा, तो आपका पहला आंसर क्या होगा? तुम सेल पे जा रही है, फिर 20 मिनट पीछे गए हम, फिर दोबारा समझाऊंगा वो चीज। अगर हमें कुछ नहीं पता तो हमारा पहला आंसर, अगर उसने हमें डेप्रिसिएशन नहीं बोला तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? दोबारा पूछते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा कहीं भी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मेरी मशीन 270 की थी 1 अप्रैल को, और 1 साल के बाद कितनी रहेगी? 250 की। तो बताओ 20,000 से कम है कि ज्यादा है? कम है। इस कम को क्या मानेंगे? सेल नहीं हुई। यस, लाउड बोलो। सर 2000 बिल की वैल्यू 62 से 45,000 करने में तो चेंज आएगा? क्या करूं? 270 250 में से क्या करूं? नो सर, वो प्रोविडेंट डेप्रिसिएशन रिजर्व 40 के बाद वो मत जाओ, उसमें मत जाओ अभी, क्योंकि अकाउंट बनेंगे फिर उसके लिए ना, एडजस्टमेंट्स होगी वो स्टार्ट। सर, तो फिर वो सेल और डेप्रिसिएशन। हाँ वो सब कुछ है, वो एडजस्टमेंट्स आएंगे ना, फिर अभी वहां तक पहुंचे नहीं हम, तो मैं यहीं तक एग्जांपल ले सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आप चेंज करवा सकते हो मेरे से, ठीक है? अगर 270 से 290 बोल दोगे तो मैं बोलूंगा भाई फिक्स ऐसे बढ़ रही है, बढ़ने का तो एक ही कारण है, परचेज। अगर फिक्स ऐसे कम हो रही है तो फिर दो कारण है, सेल या डेप्रिसिएशन। पहला आंसर है डेप्रिसिएशन, दूसरा आंसर सेल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आज आप करना होमवर्क में, मेरी क्लास के बाद जब होमवर्क मिलेगा। यस, अगर एक और डाउट आया अभी, रुकते हैं। अगर उसमें कम करना है तो 250 से 230 कर दो। 230 कर दो इसको, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ बोलेंगे हमारी फिक्स एसेट्स कम हो रही है 40,000 से, पहला आंसर कोई चेंज नहीं होगा। क्या डेप्रिसिएशन तो 22,000। बेटा ये हटा दिया ना हमने, तो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इसको हटा देते हैं, ये आपको नहीं दिया डेप्रिसिएशन रिजर्व, अब आप ऐसे चेंज कराओ जो करानी है। अब दो ही चेंज है, अब उसे बढ़ा दो तो परचेज है, कम कर दो तो क्या है? डेप्रिसिएशन है। दो ही चेंज है हमारे पास, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट टाइम से भी डांट पड़ेगी, मोबाइल वापस मिलेगा। हाँ जी, 42 लाख 48 कर दो तो दोनों का तो डिफरेंस 22, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए दोनों एक मिनट, किसको बेटा? जिसका अपने 230 इसको क्या करूं? 240 248 248। हाँ तो क्या डिफरेंस हो गया? तो 22 डिफरेंस हो गया, तो डेप्रिसिएशन है बट डेप्रिसिएशन का भी डिफरेंस 22 ही है। बेटा, ये नहीं दिया होगा तो हम बात कर रहे हैं, अगर है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो दो चीजें अलग हैं। देखो फिर तो है ही है, ये देखो फिर तो दोनों आंसर मिल रहे हैं मुझे। सुनो ध्यान से, अगर वो कम होगा तो मैं दोनों बातें दोबारा समझा रहा हूँ, लिसन। ये पॉइंट इतना था नहीं जितना बन गया। चलिए देखो, अभी देखिए, अभी अभी दो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों को इससे अटैचमेंट हो गई है, मैं अभी टाइम डाल। हाँ जी, सर मैंने भी तो इसीलिए बोला था अगर डेप्रिसिएशन। हाँ मैं आपकी और आप दोनों की बात ले रहा हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, लिसन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? अब वो भी आप बोलोगे, पहले कराओ चेंज, क्या करूँ इसको मैं? 240 कर दूं मैं इसको, 248 कर देता हूँ, ठीक है? 248 कर दिया, तो यहाँ पर डिक्रीज आ रहा है 22 से, ओके हो गया? इधर आते हैं अब, डेप्रिसिएशन प्रोविजन में 40 से 62 कितना डिफरेंस है? 22 से इंक्रीज आ रहा है, ठीक है? अब मेरा पहला पॉइंट है,
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ ओपी आंसर देंगे, बाकी तो सुनेंगे। क्या डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है ना? तो आप बताना, अगर 40 से 62 हो गया हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व, तो 22,000 का हमने और क्या लगाया है? डेप्रिसिएशन लगाया है, कुछ और वर्ड बोलोगे? डेप्रिसिएशन लगाया है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। तो मेरा पहला आंसर मुझे मिल चुका है, इस साल 22,000 का क्या लगा है? डेप्रिसिएशन। ओके, जब डेप्रिसिएशन का आंसर आपको दिया हो तो मेरा हमेशा दूसरा आंसर क्या होगा? अब अगर मेरी फिक्स एसेट फिर भी कम हो रही है तो फिर इसको हम क्या मानेंगे? सेल। अमाउंट तो उन्होंने किया 22, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो नहीं कहीं लिखा कि जिस साल डेप्रिसिएशन लगेगा 22 उस साल 22 की हम बेच नहीं सकते, बेच सकते। अमाउंट का कोई चक्कर नहीं है कि अमाउंट दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम भी रह सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, डजंट मैटर। ये तो आपने कहा सेम कर दो, मैंने सेम कर दी। बेसिक्स क्या कहते हैं, अगर डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके बाद आपका सेकंड आंसर क्या होगा? सेल। दो बातें, तीसरी है नहीं कोई। क्लियर? अब बताओ कोई और चेंज करना है मनवीर? ओके, डन है ना? दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था, अगर मैं यहां से डेप्रिसिएशन अकाउंट हटा दूं, अब आपके पास डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है क्या? अब अगर ये कम हो रहा है तो पहला आंसर डेप्रिसिएशन बोलोगे, दूसरा सेल। तो पहला आंसर ये है बस, तो डेप्रिसिएशन। बट इस चीज को समझने के लिए मैं आपको सेपरेट से इसके ऊपर वार्नर दूंगा, वहां हम सिर्फ इनके अकाउंट्स बनाएंगे। लेकिन जितना डिस्कशन हो चुका है पहले उसका रिजल्ट बता दूं। आपका माइंड अभी इन सब बातों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इस बात को समझिए। जब मैं ग्रोस पे ले रहा हूं अकाउंट, अब आप बोलोगे सर +1 में स्कूल में नहीं था इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक किया नहीं था, छोड़ दिया था, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तब मैं +1 में बोलता हूँ कि बेटा मत छोड़ो, बाद में +2 में जाके आएगा, अभी तो ग्रेजुएशन में जाके आएगा। तो जो चीजें +1 में छोड़ दी आपने वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको। कुछ स्टूडेंट हमारे बैच के ऐसे थे कि जब मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करवाया था तो उन्होंने बोला सर बस हमारे स्कूल में मैम ने कटवा दिया, हमारे स्कूल में नहीं आएगा तो हमें नहीं करना। ठीक है, तो तब मैंने क्या सिखाया था वो बोल रहा हूँ। जब हम कोई एसेट को ग्रोस पे बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एसेट होती है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है बेटा, ये पूरा नॉलेज है। इस चैप्टर को सीखने का मतलब है कि आपको पूरा नॉलेज है फाइनल अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, ये देखो इधर मैं बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, फटाफट बनाते हैं। मैंने मशीन परचेज की टू बैंक 1 लाख की, डेप्रिसिएशन लगाना है इसके ऊपर, इसको किस पे रखना है हमेशा? ग्रोस पे। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 1 लाख। फिर अगले साल कितना जाएगा? 1 लाख। अगले साल आपने 40,000 की और खरीद ली, डेप्रिसिएशन लगाना नहीं यहाँ पे, 140। ठीक है, क्लियर हो गया ना? परचेज हो रहा है। अब मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ। अगले साल ना 58,000 की रहेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है यहाँ, बताओ क्या हुआ है यहाँ? डेप्रिसिएशन हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि जब एक एसेट ग्रोस पे बनती है तो इसका मतलब वो अकेला मशीनरी अकाउंट नहीं बन रहा वहां पे, उसके लेफ्ट साइड पे एक और अकाउंट बन रहा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये +1 का फर्स्ट लेक्चर था जब हमको ये वाला पार्ट कराते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जितने भी लग रहे थे ये लग नहीं रहे थे, लग तो रहे थे पर वो दिख नहीं रहे थे एसेट अकाउंट में, वो इधर है। जैसे 1 लाख के ऊपर लगाओ 10%, कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 कहाँ पड़ा था? प्रोविजन में। उसका बैलेंस आया 10,000, हमने 10,000 को आगे भेज दिया, 10,000 को आगे भेज दिया। अब मेरे पास मशीन के 2 बैलेंस थे, एक मशीन का ओरिजिनल बैलेंस जिसे बोलते हैं मशीन एट कॉस्ट, ग्रोस 1 लाख, एक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन आने नहीं कहीं। अब अगर बोल रहा हूं कि 1 लाख की मशीन कितनी रहेगी? 58 की, तो मतलब बेटा मैंने 42,000 की मशीन बेच दी, ये सेल ही माना जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन यहां से आ रहा है। तब आपके पास 2 अकाउंट हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट है और एक मशीन अकाउंट है। मशीन अकाउंट में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मशीन खरीदेंगे या बेचेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात हम उसमें कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक अलग से अकाउंट बन रहा है। कौन सा अकाउंट बन रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। इसलिए
अगर तुम इस नजरिए से देखोगे कि दो अकाउंट मेरे सामने है, एक मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैं +1 की लैंग्वेज यूज करता हूँ। मशीन अपने घर में रहती है और डेप्रिसिएशन अपने घर में। मशीन काउंट से दो इंफॉर्मेशन मिलेंगे अब हमें, या तो परचेज ऑफ मशीन या सेल ऑफ मशीन। अगर मशीन बढ़ रही है तो परचेज है और घट रही है तो सेल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन अलग से मिल रहा है। इसलिए क्वेश्चन खत्म हो गया कि डेप्रिसिएशन मानना है कि सेल मानना है। डेप्रिसिएशन के घर में रहेगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, आप सब अभी पेरेंट्स के घर में रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, पेरेंट्स भी और आप भी। मशीन और डेप्रिसिएशन एक ही घर में रहते हैं तो ठीक है। कल को आप जॉब कर रहे हो दिल्ली में, नोएडा में, कहीं और, तो आप कहीं अलग रहोगे, तो दो घर हो जाएंगे। पेरेंट्स का घर चंडीगढ़ में है और सर हम चंडीगढ़ नहीं रहते, हम मुंबई में रहते हैं। अब मुझे आपको मिलने आना है तो मैं चंडीगढ़ जाऊँगी, मुंबई जाऊँ? और सर मुझे मिलने आना है तो मैं मुंबई आ जाऊँ। पेरेंट्स को मिलना है तो वो चंडीगढ़ में ही अभी भी, वही एड्रेस है, वहाँ चले जाओ। तो आपके दो एड्रेस हो गए। मैंने बेटा नहीं, मुझे तो पेरेंट्स से काम था, और सर मुंबई मत आना, यहाँ नहीं मिलेंगे, वो चंडीगढ़ ही रहते हैं। तो पेरेंट से मिलने मतलब मशीन पेरेंट है, डेप्रिसिएशन अलग पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो दो अकाउंट है बेटा, एक मशीन अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर सेल के टाइम जो डेप्रिसिएशन माइनस करो तो वो कोई बात नहीं, कुछ भी होगा बेटा। यहाँ हम बोलेंगे, मैं +1 की लैंग्वेज फिर यूज कर रहा हूँ, जब मशीन की विदाई होती है, तो याद है सबको ना, आप सब लोग थे +1 में। मशीन की सेल को हमने क्या बोला था? विदाई। जब मशीन की विदाई होती है तो विदाई की 3 शर्तें होती हैं, 3 कंडीशंस। ठीक है, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय लॉस। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि तीनों को मिला के तो आंसर कितना आएगा? 42। बोला तो ये जाएगा 42 की मशीन खत्म होगी। उस मशीन को कितने में बेचा, क्या लॉस हुआ, क्या उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन था, वो अलग बातें हैं। पर क्या बोला जाएगा, मशीन कितने से खत्म हुई? 42 की। मेरी 42 की मशीन गई, ये बोला जाएगा। लॉस पे गई कि प्रॉफिट पे गई, अलग बात है। दैट्स वाई इस डिस्कशन को यहाँ पे एक और रोकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने अलग से क्लास लेनी है आपकी। तो अब आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, मैं फाइनली पूछता हूँ। अब अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो फिर वापस 15-20 मिनट पहले चले जाएंगे, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर से आपको। मैं पीसेस में पूछता हूँ, ठीक है, पार्ट्स में। मैं भी चाहता कि रॉन्ग आंसर दो, क्योंकि एनर्जी मेरी वेस्ट होगी। यहाँ आपको दो अकाउंट नजर आए कि एक? अब दिख नहीं रहा किसी को, दो के एक? मेरे को मत देखो इधर, कौन से अकाउंट है, एक के दो? दो। पहला अकाउंट किसका है? यहां से किसकी इंफॉर्मेशन आएगी? आ चुकी है 22,000, तो आप 22,000 प्लस कर देना। हमारी 22,000 से लायबिलिटीज बढ़ रही है, प्लस होगा, खत्म बात होगी। दूसरा अकाउंट किसका दिया है? ग्रोस पर छोड़ दो बोलना। फिक्स एसेट, फिक्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां से या तो परचेज का आंसर आएगा या सेल। अब यहां से डेप्रिसिएशन कैसे बोलोगे? डेप्रिसिएशन का दूसरे से आ चुका है, तो यहां बोलो सर या तो परचेज है या सेल है। तो खोलो आंखें, देखो बढ़ रही कम हो रही है? सेल है। तो फिक्स एसेट्स बिक रही है, एक अलग आंसर है, नंबर 2 वाला आंसर है। और पहले वाला आंसर क्या है? डेप्रिसिएशन। मैं अपनी स्टेटमेंट से कभी नहीं साइड चेंज करूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा पहला आंसर डेप्रिसिएशन है, दूसरा सेल है। अगर आप पहला आंसर डेप्रिसिएशन निकाल पाए किसी तरीके से, तो दूसरा क्या होगा? सेल। अगर नहीं निकाल पाए फिर डेप्रिसिएशन। मैं कभी चेंज नहीं होगा। आपको बात हो सकता है 2 दिन में समझ आए या 10 दिन में, ये आपका लेवल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं सीधा आपको इसका अभी बढ़िया वाला क्वेश्चन कराता हूँ, 4th। ठीक है, जब 4th हो जाएगा तो आपको 3rd भी आता होगा। 4th क्वेश्चन के बाद ब्रेक होगी। तो अब ये फॉर्मेट बना हुआ है, आप जल्दी से बना लीजिए। मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास बना हुआ ऑलरेडी। फटाफट, अब तो बनाना देंगे तब सेम ही है।
फॉर्मेट बन गया सबका? वही बेटा जो हमने ऊपर किया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन या डिबेंचर डिस्काउंट, अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब हमने इसको राइट ऑफ किया है, ये एक नॉन कैश आइटम है, तो वही ऊपर प्लस होगा। नहीं, कैश आइटम कैसे है बताओ? ये देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो एक यहाँ पे डाउट है स्टूडेंट का, एक्सपेंसेस ऑन इशू डिवेंचर, जब हमने पे किए थे तब वो कैश एक्सपेंस थे, आज हम पे नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ उसका 1000 वाला पार्ट राइट ऑफ कर रहे हैं। 3000 पता नहीं कब पे किए थे, इस साल क्या किया है, इस साल की बात करो, इस साल हमने पे नहीं किए, इस साल सिर्फ हमने क्या किया, उसको राइट ऑफ किया है, तो 2000 रह गया, अब 1000 अगले साल राइट ऑफ करेंगे, फिर 1000 अगले साल करेंगे, ये काम हो रहा है, सिर्फ राइट ऑफ हो रहा है। पे तो 2011 में हो गए होंगे, मे भी पहले कभी हो गए होंगे, हो सकता है पहले ये 4000 थे, अब 10,000 थे, कम होते थे 3000 रह गए, पे कब हुए ये नहीं पता, पर राइट ऑफ इस साल हुए ये पता है, तो ये नॉन कैश आइटम है। मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ रखे ताकि ये पॉइंट ना स्किप ना हो जाए नॉलेज से हमारी, क्योंकि अब करंट बैलेंस शीट में आपको पॉइंट मिलेगा नहीं, एग्जाम में कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू में घुमा देते हैं, ये क्वेश्चन सीयूटी में आ जाता है, तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये कम हो रहा है तो मतलब ये प्लस होगा, तो ये हमारा एक प्रॉफिट यूज हुआ है, इसके ऊपर मेन पॉइंट हमारा प्रॉफिट यूज हुआ है इसको राइट करने में। हाँ, इनका नेम यही है, इशू एक्सपेंसेस, चाहे वो शेयर इशू हो या इनको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अगर कंपनी स्टार्ट करने के ऊपर खर्च हो रहे हैं, अदरवाइज दो बातें अलग है, कंपनी स्टार्ट करना अलग हो गया, जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल, शेयर इशू एक्सपेंस हो गया प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना, है ना, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना, उसके लिए कुछ चार्जेस पे करना, पर ये इशू एक्सपेंस के नाम से चलते हैं। हो गया सबका तैयार है फॉर्मेट, हो जाए शुरू। लो जी, पहले हम ऐसे शुरू करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ा दी मैंने आपके लिए, देखिए वर्कशीट को अकॉर्डिंग टू टीचिंग मैंने कंपाइल किया है, अब हम थोड़ा सा वो सब सेम करेंगे जो पहले भी किया था, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास बढ़ जाएंगी। अगेन हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है, ये बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ बन रही है? 2012 में, 11 में थोड़ी बना रहे हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ खड़े हैं, हम 31
मार्च 2012 में खड़े होके ये सोच रहे हैं कि 2 साल का डिफरेंस क्या है। जैसे जब आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे +1 और +2 के, तो कब करोगे, +1 के बाद या +2 के रिजल्ट आने के बाद? तो जिस दिन +2 का रिजल्ट आएगा उस दिन तुम बोल सकते हो 1 साल पहले ठीक +1 का रिजल्ट आया था, अब 1 साल बाद क्या है, +2 का। दोनों डिफरेंस तो 1 साल का ही है। लेकिन हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं वो 2012 के एंड पे बना रहे हैं। कंपैरिजन के लिए हम किसको उठा रहे हैं, 11 को, तभी कंपैरिजन होगा। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 2012 की बन रही है, इसलिए सबसे लोग बोलेगा टॉप पे कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में क्या बोलो, ब्रैकेट में AS3 रिवाइज्ड, फिर नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। 2012 के एंड पे खड़े हैं, वहां खड़े होकर सोच रहे हैं कि इस साल क्या हुआ है। तो हमारा अच्छा, अब हम एक चैलेंजिंग पोजीशन में चले जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, मेरे को एक आइटम दिखेगी, मुझे डिसाइड करना है कि वो कौन सा आइटम है। लो जी, सबसे पहले गुडविल। गुडविल बढ़ रही है या कम हो रही है? अगर गुडविल कम हो रही है तो इसके 2 रीजन होते हैं, या सुन सुन सुन, या तो गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन ही कह सकते हो आप इसको, कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, पर गुडविल के डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल पे और अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल। तो भाई गुडविल या तो अमोर्टाइज हो रही है या मैं बेच रहा हूँ। तो पहला वाला आंसर ठीक है, दूसरा वाला यस, डेप्रिसिएशन राइट आंसर है। गुडविल पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन, पर हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। गुडविल कम हो रही है तो गुडविल राइट ऑफ हो रही है। तो 3 नाम है इसके, गुडविल राइट ऑफ हो रही है, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, या नॉर्मल लैंग्वेज में इसके ऊपर क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। दूसरा बोलते तो सेल। सेल तो बोलना मुश्किल लग रहा है। पहली बात, हम गुडविल को बेचते भी नहीं है, मशीन को फिर भी बेचते हैं, और गुडविल को हम नहीं बेचते। और पहला रीजन तो पहला ही है, हमेशा क्या मानेंगे वो, डेप्रिसिएशन। अब सेम बन गया, मशीन कम हो रही है, डेप्रिसिएशन, गुडविल कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन, क्योंकि गुडविल के डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, तो गुडविल कम हो रही है। अच्छा, गुडविल कम हो रही है तो राइट ऑफ हो रही है। ये कौन सा आइटम है, नॉन कैश। ये 25,000 कहाँ गए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो है तो नॉन कैश, हमें चाहिए नहीं, वहां हटा दो, फिर ये ऐड कर दो, क्योंकि ये पीएल के किस तरफ गए हैं, डेबिट साइड। डेबिट साइड जाने से क्या किया इन्होंने, हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया। अब क्या होंगे, प्लस। ये नॉलेज की बात मैं फिर बोलूंगा, लेकिन फास्ट अगर होना है तो नॉलेज को एक बार लेकर साइड पर रख दो, आपकी इंटरव्यू में काम आएगी, जब देखेंगे जब आएगी। अभी आपके लिए क्या आंसर है, प्लस या माइनस, बताओ। अभी गुडविल क्या है, एसेट। मैं आपको जो होता है गुरु मंत्र होता है, वो गुरु मंत्र दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। एसेट जब भी कम होगी प्लस होगी, एसेट जब भी कम होगी प्लस। इसलिए मैं आपको बैलेंस शीट का ट्रेडिशनल फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ताकि हम यहां से प्रैक्टिस करने, बस फिर नए फॉर्मेट पे काम कर लेंगे। ये समझ आ जाएगा गुडविल कम होने का मतलब प्लस होना है, क्योंकि एसेट जब भी कम होगी तो पैसा आएगा, प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस कर लें। बताओ भी कहाँ प्लस करेंगे इसको, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग भी है, दोनों है। तो गुडविल अमोर्टाइज्ड या रिटन ऑफ, रिटन ऑफ भी लिख सकते हो। इनर कॉलम में हमारा ही है, कोई इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कुछ कहते। इनर कॉलम में अमोर्टाइज लिखो या रिटन ऑफ लिखो। गुडविल अमोर्टाइज या रिटन ऑफ कितनी हो रही थी, प्लस कर देंगे, माइनस नहीं बेटा। गुडविल अगर कम हो रही है तो एसेट कम हो रही है, एसेट के कम होने से क्या होगा, प्लस। ये गोल्डन रूल लिखा होगा आपके सामने में भी, एसेट के कम होने से क्या होगा, वो प्लस। ठीक है, फिर जब तुम नॉलेज में जाओगे तो सोचोगे ऐसे गुडविल कम होने से पैसा तो नहीं आ रहा। हाँ, वहां पे नॉलेज है कि भाई ये पैसे वाली बात नहीं है, ये हमारे पीएल में क्या होगा, एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब हमें इसको नेट प्रॉफिट में क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कहाँ कर रहे हैं हम, बताओ भी, प्लस कहाँ कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में। बट फास्ट होने के लिए इतना बहुत है, एसेट का कम होना, कैश का बढ़, वेरी सिंपल। हाँ जी, सही, जो अमोर्टाइजेशन है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन तो नहीं जाता।
नहीं, आपको याद तो है ना, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक सब हेडिंग है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, टेंजिबल का, और इंटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन। हेडिंग तो वही है ना। जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया होती है अमोर्टाइजेशन इतनी है तो सेल मानने है। फिर देखा जाएगा कि डिफरेंस उतना है कि और ज्यादा कम हो रहा है। मान लो जैसे अब ये कह रहा है स्टूडेंट कि सर 30 और 25 ये दिया गुडविल, ठीक है, और नीचे लिखा है कि जो अमोर्टाइज्ड है, अमोर्टाइज्ड वैल्यू है वो सिर्फ 3000 ही है। तो मेरे उस रूल को फॉलो करो कि पहला आंसर डेप्रिसिएशन, तो 3000 क्या हो गया डेप्रिसिएशन, तो बाकी 2000 क्या है सेल। तो फिर ठीक है, सीखा है ना आपको भी आज बेसिक्स। तो बेसिक्स के ऊपर कोई नहीं, ना मैं ना आप ना कोई बुक, वो तो बेसिक्स है, ठीक है ना, मैंने सीखे और मैं आपको सिखा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन पहला आंसर होगा हमेशा, जिसका यहाँ नाम अमोर्टाइज्ड है, अलग बात है। हम डेप्रिसिएशन बोले एक बार, पहला डेप्रिसिएशन है, दूसरा सेल है। अब रिदम कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा, रिदम कह रहा है कि 3000 लिखा हुआ है नीचे डेप्रिसिएशन, तो फिर नीचे ही लिखा है अगर 3000 डेप्रिसिएशन, और डिफरेंस कितना है हमारा 5, तो फिर 3000 डेप्रिसिएशन है और 2000 सेल है, क्योंकि आपको उसने बता दिया कि 5000 के दो नाम है, पहला नाम डेप्रिसिएशन, दूसरा आप बताओ क्या हो, वो आप पे छोड़ देगा, दूसरे पे कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ एक बताएगा बस। तो मैं ये कह रहा हूँ ऊपर डिफरेंस 5000 का होगा और नीचे बताया होगा डेप्रिसिएशन 3000, फिर दूसरा आंसर क्या होगा सेल। तो आप बोलोगे ऐसा सर 3000 से हमने गुडविल को राइट ऑफ की है और 2000 की गुडविल किसी को चाहिए थी, हमने बेच दी, गुडविल सेल भी हो रही है। लेकिन जब तक नहीं बताते, बताएंगे नहीं वो, जब तक नहीं बताते तो हमेशा हम क्या बोलेंगे, गुडविल कम हो रही है अगर तो राइट ऑफ हो रही है। तो ये हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग हो गया, हम यही ऐड करेंगे और कहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आगे तो वही बातें शुरू होगी फिर से, हो जो शुरू भाई। मशीनरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो पहला आंसर क्या होगा, पर ये बोलने से पहले लायबिलिटी सेट चेक कर लो, डेप्रिसिएशन दिया तो नहीं। हाँ देखना चाहिए आप सबको, ये बोला सर यहाँ तो देखा नहीं हमने, मतलब पूरी तैयारी के साथ हो आप, कि पहला डेप्रिसिएशन तब बोलना जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया कहीं, ये नहीं वो बाद में बोले सर देखो वहां दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया तो नहीं, तो बस पहला आंसर डेप्रिसिएशन ही है। तो जी अब मशीन के ऊपर भी क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। तो गुडविल कम हो रही है प्लस होगी, मशीन कम हो रही है वो भी क्या होगी प्लस होगी। तो ठीक है, अब बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है, नॉन कैश एंड, तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट, मशीनरी लिख दो, कितना लग रहा है 30,000। अच्छा मैंने कल से कहा था यहाँ क्यों आ रहा है वो, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, वहां जाएगा ये। लेकिन यहाँ क्योंकि पीएल अकाउंट में जा चुका है, इसमें हमें पीएल अकाउंट से क्या करना है, हटाना है। मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए क्योंकि क्या है नॉन कैश, यहाँ से हटा दो, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। तो डेप्रिसिएशन हमेशा नॉन कैश में आएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी अभी बहुत इजी करके बोल रहा हूँ, कोई भी एसेट कम होगी, बोलो भी एसेट कम का मतलब कैश ज्यादा, ये प्लस होगा बस। प्लस को पहले ध्यान देना कि प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, फिर वो लिखना कहाँ है वो बात है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, नॉन कैश एंड नॉन रोटेटिंग। आप चाहकर भी फाइनेंसिंग में थोड़ी लिख दोगे, आप इन्वेस्टिंग में थोड़ी लिख दोगे, आप हमेशा यही है उसका, उसका प्लेस ही यहाँ है। नेक्स्ट, आज नेक्स्ट आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये तो कम हो ही नहीं रही, ये तो बढ़ रही है, और बढ़ने का तो एक ही रीजन है, सेव करना। कॉमर्स लिए बिना पता था आपको कि अगर एक कार और परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो फिर माइनस होगा। अच्छा माइनस होगा तो फिर कहाँ माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में। तो लिख दो भी सब लोग इन्वेस्टिंग में। सर अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का हमको डेप्रिसिएशन लिखना है तो इंक्रीज का एप्रिसिएशन नहीं लिख सकते, नहीं, क्योंकि एप्रिसिएशन करना अलाउड नहीं होता अकाउंट्स में। अगर आपने प्लस वन पढ़ा है, हम अपनी एसेट्स के अंदर मार्केट वैल्यू का इफेक्ट नहीं डालते, हम ही कभी देखते कि एप्रिसिएशन है, हम हमेशा अपनी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। सर अगर कंपनी कॉन्सेप्ट ही अलग नहीं इस कंपनी की बात नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हर कंपनी के लिए सेम है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपको साइलेंट
आपको एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है, मार्केट में वो कितने की चल रही है ये मैं नहीं देखूंगा, मैं या तो उतनी की दिखाऊंगा या उस पर क्या लगा सकता हूँ डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन प्रूडेंस इसके खिलाफ है, इतना नहीं दिखा सकते, या तो बेच दो फिर एप्रिसिएशन ले लो, बिना बेचे एप्रिसिएशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, जैसे आपका घर आपने कभी खरीदा हो 20 लाख का, ग्रैंडफादर ने 20 लाख का खरीदा था, आज 2 करोड़ का हो गया, तो 2 करोड़ पड़े थोड़े ना आपके टेबल पे, बेचो तो पड़े हैं, फिर 1 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में पड़ा है। ऐसे नहीं कि तुम 1 करोड़ 80 लाख दिखा सकते प्रॉफिट, बेच के दिखा सकते, डेप्रिसिएशन लगा लो जो लगाना है। इसे डेप्रिसिएशन लगाना अलाउड है, एप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे थे, हम लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की परचेज कर रहे हैं 40,000, पैसा जा रहा है तो -40 माइनस होंगे। इसकी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग है, रेंटल में होती पर बिल्डिंग है, तो इसकी डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में नहीं तो फिर नहीं ना, अब हम उस पर तो कुछ जान सकते हैं ना। अब अगर वैल्यू बढ़ रही है तो फिर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा नहीं ना, लगती होगी मैं नहीं लगाता ऐसे रहेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर, जब तक वैल्यू कम नहीं होती हम डेप्रिसिएशन की तरफ जा नहीं सकते ना। वैल्यू बढ़ने का एक ही मीनिंग है परचेज, वैल्यू कम होने के 2 रीजन है, डेप्रिसिएशन पहला आंसर, दूसरा आंसर सेल। आज आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल बढ़ रहे कम हो रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं 10,000 से बढ़ रहे हैं। जब भी कोई एसेट बढ़ेगी माइनस होगा। अब देखो ये गोल्डन रूल है, एसेट का बढ़ना माइनस और माइनस होगा बस। अब ये बता दो कहाँ लिखना है इसको मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ये पहले से हेडिंग बना हुआ है हमारा, तो क्या लिख देते हैं इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, कितने से 10,000 से, माइनस होगा 10,000। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक क्या हो रहा है इंक्रीज, एसेट बढ़ेगी तो माइनस, कितने से बढ़ रहा है बोलो 132, तो हम लिखेंगे सॉरी ये स्टॉक है ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक 152। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक वर्ड नहीं लिखेंगे, इन्वेंट्री लिख देंगे, वो कोई बात नहीं, वो तो एक फैशन को अडॉप्ट ही करना है हमें, एक नए ट्रेंड को अडॉप्ट करने कि भाई आप स्टॉक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इन्वेंट्री, जो ऑलरेडी हमें याद भी है, कोई नई बात सामने नहीं आएगी, और वो भी लिख के दिया जाएगा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री को इन्वेंट्री पढ़ेंगे, लिखेंगे भी इन्वेंट्री। नेक्स्ट अच्छा कैश किसका पार्ट है भाई, कैश है, कैश का, इसको तो पहले उठा लेते हैं, ये तो सबसे मजेदार चीज है। 10,000 कैश ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना 8, आंसर आ गया, पहले आंसर आ गया, कितना आंसर है 8,000। इतना बड़ा स्टेटमेंट बनने से पहले आंसर बता पा रहे हो आप, ठीक है, कितना आंसर आएगा 8,000, लिखते पहले ही, ये लो पहले लिख देते हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग कितने 18, और डिफरेंस कितने 8,000। मैं आपको एक बार का एग्जांपल सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट बोलता है सर ये जो डिफरेंस है 8,000 कहाँ लिखना हमने, उसका ध्यान ही नहीं क्लास में, वो कैश का भी डिफरेंस निकाल रहा है, जबकि पहले दिन ही बोल दिया गया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें 3 चीजें आती हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स। हमें इनके डिफरेंस को नहीं देखना, इनकी ओपनिंग को एज इट इज लिखना है, क्लोजिंग को एज इट इज लिखना है, क्योंकि इनका डिफरेंस ही आंसर है, और इनका डिफरेंस कितना है 8,000, तो 8,000 ही हमारा आंसर है, तो आंसर आ चुका है 8,000। बस अभी तो आंसर आ चुका है, बस हमें देखना है कि आंसर आया है कैसे, ऑपरेटिंग कितना
इन्वेस्टिंग कितना और फाइनेंसिंग कितना। आंसर आ चुका है। अब जो मर्जी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंसर 8 इधर ही आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट अंडरराइटिंग कमीशन। हाँ जी, कम हो रहा है, कोई भी एसेट कम होती है तो क्या होगा, प्लस। तो ये प्लस ही होने हैं। बस ये बता दो ये 5000 जो प्लस होने हैं वो कहाँ होने हैं। ये क्या है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, नहीं ये नॉन कैश एक्सपेंस है। अब लो सर अगर ये एक्सपेंस है, देखो कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, अगेन इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन होता है, अंडर राइटिंग कमीशन एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस बैलेंस शीट में क्या कर रहे हैं। तो आपको आंसर पता है क्या देना है, आपने बोलना है, आपने एक्सपर्ट होकर बोलना है, आपने बोलना है दो तरह के एक्सपेंस बैलेंस शीट में होते हैं, एक प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग, एक करंट एसेट है और एक करंट लायबिलिटी। इसके अलावा सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएल में आते हैं, बट एक्सेप्शनली अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस हो, जो एक्सपेंस हो चुका है बट अभी हमने उसको खत्म नहीं किया, इसलिए वो इस साल क्या बन जाता है, नॉन कैश। जब हुआ था तब वो कैश भी हो सकता है और नॉन कैश भी, पर वो इस साल नहीं हुआ, इस साल सिर्फ उसका क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरे पास एक 35,000 की आइटम थी, अब 30 की रहेगी, तो 5,000 क्या लगा उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है तो ये भी डेप्रिसिएशन, इसका नाम ये है कि रिटर्न ऑफ। अगर ये फिक्स एसेट होती है हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। पर ये एक्सपेंस की वैल्यू कम हो रही है, कौन सा एक्सपेंस, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। जब तक राइट ऑफ नहीं होगा तब तक ये हमारी बैलेंस शीट में रहेगा। ठीक है, तो ये 5,000 भी प्लस होंगे। बट नॉलेज के लिए सिखा दिया, आपके सिलेबस में नहीं है ऐसे लेके चलो। 5,000 प्लस होगा, कहाँ प्लस होगा, क्या नाम था उसका, अंडरराइटिंग। तो देखो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, एक पहले क्वेश्चन में क्या डाल दिया आपको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दूसरा डाल दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तीसरा डाल दिया अंडरराइटिंग कमीशन। ये तीनों नई बैलेंस शीट से गायब है, बट नॉलेज में होने चाहिए, ताकि अगर वो एमसीक्यूज में थ्योरी में कहीं भी पूछे आपसे, या आगे किसी एग्जाम में आपको पूछे, तो मतलब अगर राइट ऑफ हो रहे हैं तो वो प्लस होंगे, क्योंकि उसने हमारा प्रॉफिट यूज कर लिया। तो अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ 5,000 प्लस हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसा साइड खत्म होगी, आज लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड बहुत इजी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे शेयर कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पर, इशू, तो बस लिखो खुद, मेरे पे डिपेंड नहीं रहना कि सर लिखेंगे, पहले तुम लिख लो, पहले लिखो पहले, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर बैंक लोन, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। कितने इशू हो रहे हैं, तो पैसा आएगा ना, प्लस होगा, इशू शेयर प्लस होगा। नेक्स्ट डिवेंचर्स, डिवेंचर रिडीम हो रही है, कम हो रहे वैल्यू, और वैसे भी आपको पता है लायबिलिटी कम होगी तो माइनस। गोल्डन रूल लगाओ बेटा यहाँ पे, देखो इधर, ठीक है लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, कई नाम है इसके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। बट मैं अगर बोलूँ बेटा इन सब का एक आंसर है ना, बढ़िया कि सर एक चीज सिखा दो, बस 10 नहीं सीखनी तो सीखो एक चीज, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस। तो डिवेंचर क्या हो रहे हैं, कम, माइनस, बस ये डिसाइड करना है कहाँ आएंगे। आना माइनस में ही है इसने, कहाँ आना है बस ये डिसाइड करो। अजी कहाँ आना है इसने, फाइनेंसिंग में, तो लिख देंगे रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितनी हो रही है, 50,000 माइनस में। सबको समझ आ रहा है ना एवरीवन, कि अगर डिवेंचर कम हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, रिडीम, करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट लायबिलिटी हो, अगर वो माइनस हो रही है तो अगर वो कम हो रही है तो माइनस होगा। जनरल
पीएल अकाउंट इसको भी छोड़ दो, इसके ऊपर बात हम आज करेंगे। यही हमारा नोट नंबर 1 है, जिसके ऊपर अलग से एक लेक्चर आएगा ब्रेक के बाद। तो अभी फिलहाल बाकी चीजें खत्म करते हैं। क्रेडिटर्स, हाँ जी 55 और 83, हाँ जी क्रेडिटर बढ़ रहे हैं कैश और लायबिलिटी के बढ़ने के साथ क्या होगा प्लस। तो कितना बढ़ रहा है 28, और ये कहाँ आते हैं यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना डिफरेंस था 28 प्लस में आएंगे। नहीं नहीं अलग अलग दो आइटम्स है ना, दोनों को अलग दिखाएंगे, बीपी अलग आएगा क्रेडिटर्स अलग आएगा। एग्जामिनर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पसंद नहीं आता ये, इससे बेटर है हम ब्लड प्रेशर के चक्कर में बिल्स पेबल को अलग रखें। तो बिल्स पेबल 20 से 16, हाँ जी बिल्स पेबल कम हो रहे हैं, वैसे यहाँ तो कम हो रहे हैं, तो कितने कम हो रहे हैं 4, अगर कम होंगे तो माइनस। डिक्रीज इन, देखो कोई शॉर्टकट नहीं करनी, जैसे डिक्रीज का आपने डी कर दिया है ना, या फिर आपने बिल्स पेबल को बीपी कर दिया, ऐसा नहीं, मैं जो मर्जी करूँ यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, मैं तो मार्क्स के लिए नहीं कर रहा, लेकिन आप एग्जाम में जब करोगे तो बिल्स पेबल के जो स्पेलिंग है वही लिखने आप। कितना कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो पे कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी का कम होना प्लस है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा एक लिटिल भी चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड को हमने यहाँ से हटाया नहीं क्योंकि ये ओल्ड फॉर्मेट है, फिर डिस्टर्ब हो जाता। अदरवाइज अभी आपको एग्जाम में प्रपोज डिविडेंड खत्म हो चुका है, प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या डिक्लेयर हो चुका है कंटीजेंट लायबिलिटी। तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि चलो अमाउंट ही चेंज कर देते हैं, इसको कर दो 60, इसको कर दो 80, प्रपोज डिविडेंड है ही नहीं कहीं पे, होता ही नहीं कहीं। मेरे लिए बहुत ईजी, देखो अब हो गया ना मॉडिफिकेशन। अगर मुझे प्रपोज डिविडेंड को हटाना हो क्वेश्चन से, मैंने हटाया नहीं ताकि मुझे इसके ऊपर एक आपको नॉलेज देनी है, तो प्रपोज डिविडेंड को हटा देंगे, अमाउंट बढ़ा देंगे। अच्छा अंडरराइटिंग कमीशन हटाना है, हटा देते हैं ये को। अब लोग सब न्यू बैलेंस शीट में नहीं होता, हटा देते हैं, नहीं पसंद आता आपको, इसको 45 कर लो, ये हटाने हटा दो, इसको 48 कर लो, बैलेंस शीट अभी भी मैच हो रही है। अब इसका बनाना है कैश फ्लो, तो कोई भी एक पॉइंट हटाना या लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ रखा आपके लिए बस। जब अंडरराइटिंग कमीशन नहीं होगा तो वो कैश को बढ़ा देंगे, कैश बढ़ने से ओपनिंग बढ़ जाएगा और क्लोजिंग बढ़ जाएगी, वही चीज वहां पे आ जाएगी, होना तो उसमें प्लस ही है। क्लियर। लेकिन प्रपोज डिविडेंड तो खैर समझाना ही नहीं है क्योंकि वो तो अब खत्म हो चुका इंडिया में से, तो उस पर तो बात ही नहीं करनी। प्रोविजन फॉर टैक्स है बस। अब आपके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट इस क्वेश्चन में मैं 40 से हटा के 60 कर रहा हूँ और क्लोजिंग बैलेंस 80 कर रहा हूँ, ये दो चीजें और ये प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी बात ब्रेक के बाद होगी क्योंकि ये नोट नंबर 1 का पार्ट है, नोट नंबर 1 ही सीखना हमारा टारगेट रह जाएगा ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, 15 मिनट्स का ब्रेक है, 15 मिनट।